वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 6 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सीडीआरआई के बारे में है, दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सीडीआरआई ने अभी हाल ही में यूएस8 के साथ एक पार्टनरशिप करी है। यूएस8 का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इस कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के साथ ही एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फॉर्मेशन रहा सीडीआरआई का, बेसिकली हम सीडीआरआई के बारे में बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बनी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था नहीं है। 23 सितंबर 2019 को इस संस्था को बनाया गया। मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है, मतलब कई सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि कई सारी सरकारें, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज या प्रोग्राम्स, कई सारे मल्टीलैटरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस। तो कई सारे स्टेक होल्डर्स सीडीआरआई में एक साथ आते हैं। जो सीडीआरआई है इसे नेशनल गवर्नमेंट्स ही मैनेज करती हैं, जहाँ पे नॉलेज को जनरेट भी किया जाता है और डिजास्टर रेजिलियंस के संबंध में या उसके रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके संबंध में हम डिफरेंट एस्पेक्ट पर बातचीत करते हैं। डिजास्टर रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिजास्टर आने की संभावना है तो उसको हैंडल करने या सहने की क्षमता कितनी आपने डेवलप कर रखी है, दैट इज डिजास्टर रेजिलियंस। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। मार्च 2021 के मुताबिक 29 मेंबर्स हैं सीडीआरआई में, जिसमें 22 तो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सीडीआरआई को ज्वाइन कर रखा है। बात करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसको अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कॉन्फ्रेंस है, ये एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसे सीडीआरआई किसी अन्य एंटिटी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च करती है, तैयार करती है। तो अभी तो देखिए ये यूएस8 की पार्टनरशिप के साथ हो रहा है ना। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले अभी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि आप राजीव गांधी जी के असैसिनेशन केस में जो भी लोग कन्विक्ट हैं उनकी जो मर्सी प्ली है उस पर कोई डिसीजन मत दीजिए, आप इंतजार कर लीजिए। प्रेसिडेंट इस मामले को देख लेंगे, जांच पड़ताल लेंगे, उसके बाद आपको जो कहना होगा वो कहिएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई देखो ये तो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी असहमति जताई और उन्होंने अपनी असहमति का कारण भी बताया। राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान 1991 में। उस हत्या में 6 आरोपी बनाए गए थे और उसके बाद उन्हें सजा भी हुई। उन 6 आरोपियों में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, फांसी की, और 2 लोगों को उम्र कैद की। हालांकि बाद में 4 के चारों लोग जिनकी फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। उसमें एक जो मामला है, अभी बात चल रही है कि इन सभी लोगों को पार्डन कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लगभग 30-31 साल सभी लोग जेल में बिता चुके हैं। एक जो इंडिविजुअल थे उनका नाम पेरारीवलन था। वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ खास सबूत थे नहीं। उनके पास या उनके खिलाफ जो आरोप थे वो महज इतने थे कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था जिसमें राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, उसमें जो बैटरी इस्तेमाल की गई थी वो इन्होंने खरीदी थी। हालांकि इन्होंने जो अपना कन्फेशन दिया था उसके अलावा इसका कोई सबूत नहीं था, और कन्फेशन में इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था कि वो बैटरी जब इन्होंने खरीदा था तो इनको पता था कि उसका इस तरीके से इस्तेमाल होगा। इन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि इसका इस तरीके से इस्तेमाल होगा। इनके बयान को मैनिपुलेट करके इनको आरोपी बनाया गया। 2014 में सीबीआई के एक ऑफिशियल ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। तो उसके बाद तो ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये तो कन्विक्ट थे ही नहीं, मतलब इनको सजा नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई। तो इस बात ने भी जोर पकड़ा कि इन्हें पार्डन कर दिया जाए। जब इन सभी लोगों के पार्डन का मामला तमिलनाडु के गवर्नर के पास गया तो उन्होंने इस मामले को सुना नहीं। काफी लंबे समय तक वो मामला वहां पे पेंडिंग रहा। वहां की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने तो ये बोल दिया कि आप पार्डन कर दीजिए, लेकिन गवर्नर ने 2 साल तक इस मामले को अटका के रखा और बाद में इसे प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया। बोला कि ये मामला हम नहीं देखेंगे, ये मामला प्रेसिडेंट देखेंगे। तो जो एक कंट्रोवर्शियल वाला पॉइंट है वो ये है कि क्या स्टेट के गवर्नर के पास ये राइट है कि जब उनके पास कोई मर्सी प्ली गई है तो वो उसे खुद ना हियर करके या खुद उस पर डिसीजन ना देके, जबकि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हो कि आप ये डिसीजन दे दीजिए, वो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें। तो जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है राइट नाउ वो यही है कि क्या गवर्नर को ऐसा करना चाहिए, और अगर उन्होंने किया है तो क्या वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए यहां पे क्वेश्चन ये है ही नहीं कि जो यहां पे प्रेसिडेंट हैं वो इस मामले को सुनेंगे नहीं सुनेंगे या वो अपना जजमेंट देंगे, उसके बाद हम इस मामले पर कुछ भी कहना है तो वो कहें। यहां पॉइंट कुछ और है। यहां पे पॉइंट ये है कि क्या गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है
कि जो उनके पास मर्सी प्ली आई है वो उसे खुद ना हैंडल करके प्रेसिडेंट को भेज दें, जबकि स्टेट की गवर्नमेंट ने उनको ये कह दिया हो कि आप इसे इस तरीके से हैंडल कर लीजिए। देखिए, आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि गवर्नर बाउंड है एड एंड एडवाइस को लेकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उनको मिलती है। और इस केस में तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप पार्डन कर दीजिए, बट उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि जो एडवाइस उनको दी गई है वो एडवाइस उन्हें कितने समय में हैंडल करनी है। तो इसीलिए उन्होंने एडवाइस मिलने के बाद भी 2 साल तक उस मामले को अटका के रखा और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो पहला मामला यह है कि जब ये कहा गया है कि आपको एड एंड एडवाइस पे काम करना है, तो फिर आपने उस पर वर्क क्यों नहीं किया और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, क्या ये सही है? तो गवर्नर प्राइमा फेसिया अथॉरिटी रखते ही नहीं है कि वो ऐसी प्ली को प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर करें। अगर गवर्नर डिसएग्री भी करते हैं कैबिनेट के डिसीजन को लेकर, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें, ये नहीं कि वो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सरकार यही बोल रही थी कि आप प्रेसिडेंट को इस मामले को हैंडल कर लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको कहना होगा कहिएगा। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये मामला कुछ और है, यहाँ पे मामला प्रेसिडेंट का नहीं है, मामला गवर्नर का है कि गवर्नर ने ये जो किया है ये सही है कि नहीं है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। हम पार्डनिंग पावर की बात करते हैं, जिसे आप पॉलिटी में बेसिकली पढ़ते भी हैं। इसके में ऐसा कई दफ़ा होता है कि एक व्यक्ति जिसको सज़ा मिल गई है, हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे हों जो मिस हो गए हों, तो हम करेक्ट कर सकें इस प्रकार के डिसीजन को, इसीलिए पार्डन के पावर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को भी। तो जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 72 और जो गवर्नर की है वो आर्टिकल 161 के तहत हैंडल की जाती है। जो स्कोप है पार्डनिंग पावर के प्रेसिडेंट का वो बहुत ज़्यादा वाइड है कंपैरिजन टू द गवर्नर। यहाँ पे 2 बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट तीनों ही जो हमारी विंग्स हैं सिक्योरिटी की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उसके हेड होते हैं, तो उनके पास कोर्ट मार्शल के केसेस में भी पार्डनिंग पावर होती है। लेकिन ये अधिकार गवर्नर के पास नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस, वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नर नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई पार्डनिंग पावर के बारे में, और ये पूरा मामला भी आपने यहाँ पे समझ ही लिया है। ये देखिए जानकारी है प्रारंभ भवन, जो कि 2023 का आपका फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो इसके कई बेसिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल। एक कंबाइंड कोर्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाता है, जिसे एक्सेस करके आप 2023 की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो ओनली आईएएस का जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला आर्टिकल, जो कि ग्लोबल रिपोर्ट और फूड क्राइसिस 2022 के बारे में है। इसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। एज यू नो, रिपोर्ट्स एंड ऑल पे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ये एक अलायंस है, एक इंटरनेशनल अलायंस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज एक साथ मिलकर फूड क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। फोकस एरिया कुछ ऐसे कंट्रीज पर होता है, ऐसे रीजन्स पे होता है जहां पे जितनी फूड नीड है उनकी रीजनल या नेशनल लेवल की कैपेसिटी उतनी फूड को जनरेट करने की है नहीं, वो कम है। ऐसे देशों को संज्ञान में लेकर इस फूड क्राइसिस को इवैल्यूएट करते हैं। क्या निकल के आया? 193 मिलियन लोग हैं 53 देशों में जो इस प्रकार की फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं 2021 में, और ये 2020 की तुलना में ज़्यादा है। 53 देश यानी कि 53 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और इनमें कुछ देश बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, यमन और अफगानिस्तान। यहाँ पे फूड क्राइसिस मैसिव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीनस के बारे में है। मून और मार्स पर सक्सेसफुल मिशन भेजने के बाद इसरो प्लान कर रहा है कि वो वीनस पे अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे जो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और हमें देगा बहुत सारी जानकारी सोलर सिस्टम के इस हॉटेस्ट प्लैनेट के बारे में। हमें जानकारी मिलेगी इसके सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड के बारे में भी, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस बना हुआ है। बात करते हैं वीनस की। सोलर सिस्टम में ये दूसरा ग्रह है, लेकिन ये गर्म बहुत ज़्यादा है, जबकि कायदे से तो मरकरी को ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन वीनस के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण है वो ये है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हीट इसके एटमॉस्फेयर में जाती है वो ट्रैप हो जाती है और ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। तीसरे नंबर पे अर्थ, उसके बाद मार्स, और फिर यहाँ पे आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसका नाम जो रोमन गॉडेस ऑफ लव हैं और ब्यूटी हैं उनके नाम पे रखा गया है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है। यहाँ पर देखिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसकी वजह से, ये तो हमने बात कर ली। और ये दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमें आसमान में चांद के बाद दिखाई पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये पहला ग्रह था जिसे 2nd सेंचुरी BC में ही इंसानों ने खोज लिया था और समझ लिया था कि ये ग्रह है, कोई तारा नहीं है। जो सोलर सिस्टम है उसमें वीनस और यूरेनस तो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वीनस में जो एक दिन होता है वो वहाँ के 1 साल से लंबा होता है, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर जल्दी चक्कर लगा लेता है अपनी ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाने की तुलना में। ये अपने ऑर्बिट पे, अगर आप अर्थ डेज की तुलना में बात करेंगे तो 243 दिनों में ये अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाता है, अपने एक्सिस पे, से नॉट ऑर्बिट, अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाता है। और जबकि ये 224 दिनों में ही
सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। तो ये तो मामला हो गया वीनस का। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सिगला बैक्टीरिया के बारे में है। सिगला बैक्टीरिया अभी हाल ही में निकल के आया कि जो केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक फूड पॉइजनिंग का मामला चल रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, एक बच्ची की मौत भी हो गई। तो वो सिगला बैक्टीरिया की वजह से हुआ, सिगला बैक्टीरिया की वजह से हुआ। तो ये मामला निकल के आया। सिगला बैक्टीरिया एक इन्फेक्शन कॉज करता है जिसे सेगलोसिस बोलते हैं। ये एक प्राइमरी कॉज है डायरिया का। इसके अलावा जैसे सबसे ज़्यादा तो डायरिया रोटावायरस की वजह से होता है, उसके बाद जो दूसरा बेसिक रीज़न होता है वो सिगला बैक्टीरिया होता है। और ये तीसरा लीडिंग कॉज है बच्चों में जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनकी मौत के लिए। सिम्टम्स डायरिया, फीवर, स्टमक क्रैम्प्स, ये सब देखने को मिलता है। ये कंटेमिनेटेड फूड अगर है या वाटर है तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से भी और इससे भी फैलता है। साफ पानी नहीं है या एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं है तो ये दिक्कत होती है। इस वायरस को बॉडी में फैलने में 1 से 4 दिन का समय लगता है। अभी तक सिगला बैक्टीरिया के संबंध में हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हैफ्लॉन्ग हिंदी के बारे में है। देखिए अभी मामला ये चल रहा था कि सेंटर ने ये बोला कि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे, जहाँ पे कई सारे राज्य इसका विरोध कर रहे थे। इन बिटवीन मामला हैफ्लॉन्ग हिंदी का भी आया कि हैफ्लॉन्ग हिंदी किस प्रकार से अपने एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व कर पाएगा। हैफ्लॉन्ग हिंदी एक नेटिवाइज्ड हिंदी लैंग्वेज है जो आसाम का जो एकमात्र हिल स्टेशन है दीमा हसाओ, वहाँ पर बोला जाता है। इसे पहले नॉर्थ चाचर हिल इस नाम से भी पुकारा जाता था। वहाँ पे रेलवे बनाने के लिए हिंदी भाषी लोगों को लेकर जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1899 के आसपास रेलवे का काम कंप्लीट हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो नॉन ट्राइबल सेटलर्स थे उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, चूंकि वो हिंदी का इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने कोशिश की और फाइनली हमें एक लैंग्वेज का ब्लेंड मिला जिसमें हिंदी शामिल थी लेकिन कुछ और भी एलिमेंट्स शामिल हो गए और उस लैंग्वेज को नाम दिया गया हैफ्लॉन्ग हिंदी। जो हैफ्लॉन्ग हिंदी है वहाँ पे जो दिमासा पीपल रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। दिमासा पीपल डोमिनेंट हैं उस पूरे रीजन में। तो जो हैफ्लॉन्ग हिंदी है वो तिब्बतो बर्मन ग्रामर का इस्तेमाल करती है, हिंदी ग्रामर का यूज़ नहीं करती। हालांकि हिंदी के कई सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इसमें नेपाली और बंगाली वोकैब का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अपनी जो चिन्ह है लिखने के लिए वो अलग से इस्तेमाल करते हैं जो हिंदी से डिफरेंट है। तो ये हैफ्लॉन्ग हिंदी की बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लोकपाल के बारे में है। अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में साउथ दिल्ली में इनको अपना एक ऑफिस मिल गया है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, जिसके माध्यम से एक एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन तैयार किया गया सेंटर और स्टेट के लेवल पे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो 1 चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स की बात लोकायुक्त और लोकपाल का जो पूरा एक सिस्टम है उसमें की गई है। एक्ट ये कहता है कि इनके पास अधिकार होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी करप्ट मीन से तैयार की गई है तो ये उसे कन्फिस्केट कर सकते हैं। जो स्टेट है, इवन जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित ना हुआ हो तब भी वो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं। लोकायुक्त बनाया जाएगा 1 साल के भीतर। इस कानून के बनने के बाद ऐसा प्रावधान किया गया था, कई सारी जगहों पे बना भी दिया गया है। लोकपाल के पास अधिकार है करप्शन की किसी भी आरोप में इंक्वायरी करने का। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट में जो अदर ऑफिशियल्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ की तक की जो यूनियन गवर्नमेंट या उनके अंडर में ABCD ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो बॉडी है वो चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर्स, बोर्ड के डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट या ऑटोनोमस बॉडी जो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से बने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। फर्दर कोई सोसाइटी या ट्रस्ट जो 10 लाख से ऊपर का फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो भी इनके एम्बिट में आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बायोल्यूमिनेसेंस जो फायरफ्लाइज के अंदर होता है उसके बारे में है। फायरफ्लाइज आप जानते हैं ना, जुगनू, आपने देखा भी होगा। एक रेयर फिनोमेना हमें देखने को मिला फायरफ्लाइज इल्यूमिनेट फॉरेस्ट का अनामलाई टाइगर रिजर्व में। हमें जंगल का एक पूरा हिस्सा एकदम चमकदार दिखा, तो बड़ा ब्यूटीफुल सा सिनेरियो बन गया था। इसी रेफरेंस में फायरफ्लाइज न्यूज़ में आए। तो जो फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू होते हैं उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपको लाइट जलती हुई दिखती है। ये जो पूरा लाइट का प्रोडक्शन होता है उनकी बॉडी में, इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। बेसिकली उनकी बॉडी में जो पूरा एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कैल्शियम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP के साथ कंबाइन हो जाता है। फर्दर जो केमिकल लूसीफेरिन है वो लूसीफेरस के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फिर एक एंजाइम जनरेट होता है, और वो जो एंजाइम होता है वही लाइट जनरेट करता है उनकी बॉडी में। जो लाइट बल्ब होता है वो लाइट के साथ साथ बहुत हीट भी जनरेट करता है, लेकिन जो जुगनू में लाइट जलती है वो कोल्ड लाइट होती है, क्योंकि अगर बल्ब की तरह उनका शरीर गर्म भी हो जाएगा लाइट के साथ तब वो बचेंगे क्या? जिंदा ही नहीं बचेंगे। फिर वो कहाँ से लाइट जलाएंगे आपके लिए कि आपको बहुत आनंद आ जाए। फर्दर जो लाइट का एमिशन होता है उसमें एनर्जी बहुत जनरेट नहीं होती है, दैट इज द रीजन कि बहुत हीट जनरेट नहीं होती। जो केमिकल रिएक्शन होता है इसे फायरफ्लाइज कंट्रोल करते हैं, इसीलिए जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ती है तो लाइट जलती है और जब कम हो जाती है तो बुझ जाती है। तो दैट इज द सिनेरियो जो बायोल्यूमिनेसेंस ऑफ फायरफ्लाइज में देखते हैं, वो ऐसे वर्क करता है। रिवीजन करेंगे। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर 23 सितंबर 2019 को बना, ये तो सही है। पार्डन
कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर के पास पार्डन का अधिकार होता है? नहीं होता है, केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। वीनस एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है? गलत है, क्लॉकवाइज स्पिन करता है। सिगला बैक्टीरिया, ये सेकंड लीडिंग कॉज है डायरिया का, ये सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा मिला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।